Assalamualaikum. The topic of today's lecture is the objective resolution 1949। यानी यहाँ पे जो बात हो रही है तो आइन वगैरह के बनने की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूट्स की बात हो रही है कि किस तरह से पाकिस्तान को बनने के बाद जो है रेजोल्यूशंस बने कि मुल्क को चलाना किस तरीके से। तो किसी भी मुल्क के लिए से कॉन्स्टिट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान में भी दो तीन कॉन्स्टिट्यूट्स बने, 1949 है, 1956 है, 1973। सबसे ज्यादा जो आइन कामयाब हुआ वो 1973 का आइन है। अभी भी अगर हमें आइन में कोई आवक सर सुनते हैं ना न्यूज में कि आइन में एक तरमीम की गई है, आइन की एक शक्ल में तरमीम की गई है, तो ये होता है 1973 का आइन यहाँ पे फॉलो हो रहा है। और अगर जरूरत पड़ती है, जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जैसे एनवायरनमेंट होता है, उस हिसाब से कोई चेंजिंग करने की जरूरत पड़ती है तो उसके पॉइंट्स में कुछ चेंजिंग कर दी जाती है, कोई नया पॉइंट ऐड कर दिया जाता है। सबसे पहले जो आइन बनाया गया 1947 के बाद मिलकर, तो वो था 1949 का। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट। ये एक फर्स्ट, इससे पहले भी जाहिर है किसी न किसी रूल के तहत तो हम चला ही रहे थे, लेकिन एक बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना देना और उसके ऊपर सख्ती से अमल दरामद करवाना, वो 1949 का कॉन्स्टिट्यूट था। दैट प्रूव टू बी द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। इट प्रोवाइडेड पैरामीटर्स एंड सबलाइम प्रिंसिपल्स टू द लेजिस्लेटर्स. It made the constitution making process easy, task setting some particular objectives before them that would be acceptable to the people of Pakistan. ऐसे टास्क जो कि पाकिस्तान के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, ऐसे रूल्स जो पाकिस्तान के लोगों को फॉलो करने में आसानी हो, उनको शरीयत के हिसाब से भी और सोशल लाइफ के हवाले से भी उनको अप्लाई करना। हु हैड सफर्ड अ लॉट अंडर द हिंदू डोमिनेटेड मेजोरिटी। और उन लोगों को रिलीफ देना जिन्होंने हिंदू डोमिनेटेड मेजोरिटी में, हिंदू डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा सफर किया है, बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी हैं, बहुत परेशानियां उठाई हैं, और अब वो पाकिस्तान आ गए हैं। अब उन्हें इस तरह के आइन की जरूरत है जो आइन उनको सपोर्ट करे। द रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय लियाकत अली खान, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि उस टाइम पे जब ये रेजोल्यूशन पास हुआ तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली खान थे। एंड अप्रूव ऑन मार्च 12 1949। और 1949 12 मार्च को ये रेजोल्यूशन जो था वो एक्सेप्टेबल हो गया। अब हमारे पास ये पूरी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कहानी है 47 से लेके 54 तक के। इन 6-7 सालों के अंदर क्या हुआ? द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। 1947 इंडियन जो इंडिपेंडेंस एक्ट था उसके तहत जो है पहली असेंबली बनाई गई, आईनी असेंबली। The elections were held in 1946 to decide the destiny of all Muslim League claim that it is the only representative part of the Indian। अच्छा जी, सब इंडिया पाकिस्तान बनने से पहले जो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी वो कौन सी थी? मुस्लिम लीग थी। उसके बाद भी कुछ पार्टीज या कुछ इख्तलाफात हुए होंगे, तो कुछ लोग अलग होना चाह रहे होंगे। तो 1946 में इलेक्शन हुए प्रूव करने के लिए कि क्या मुस्लिम लीग जो है अभी भी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, क्या मुसलमान अभी भी इसको सपोर्ट करते हैं, इसी को फॉलो करना चाहते हैं, या वो किसी और पार्टी को या किसी और लीडर को अपना लीडर बनाना चाहते हैं। The members from the districts that become part of Pakistan were declared members of the Constituent Assembly। तो फिर जितने भी members different districts से select हुए, elect हुए, वो Constituent Assembly के members बने। The number of such members was 69। तो तकरीबन 69 members के ऊपर ये assembly जो थी वो consist थी। It is increased to 79 after the 1947। और फिर जो है 79 तक इसकी तादाद चली गई। When some states joined Pakistan and then increases in the population, जैसे जैसे population में इजाफा हुआ या कुछ और छोटी मोटी जो हमारे पास कह लें कि क्या थी, रियासतें ऐड होती गई पाकिस्तान के अंदर सेपरेशन के टाइम पे, तो इस तरह से उन उन जमातों का या उन इलाकों के एक नुमाइंदा मेंबर आइन में, असेंबली में इंक्लूड हो गया। देयर वर टू मेजर पार्टीज, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। और दो ही मेजर पार्टीज थी, एक मुस्लिम लीग और एक कांग्रेस। As you know very well that Muslim League supports Muslims and Congress supports Hindus. This assembly had dual functions to perform। इस असेंबली के दो functions थे जो उसको परफॉर्म करने थे। फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, क्या फीचर्स थे? सोवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन। अल्लाह ताला मतलब ये आइन जो है वो इस्लाम के नाम पे ही बना था, तो जितनी भी इख्तियारात होंगे, खुद मुख्तारी होगी, वो सब किसके ऊपर बिलोंग करेगी? अल्लाह ताला के ऊपर। द अथॉरिटी विच ही हैज डेलीगेटेड टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स पीपल for being exercised within the limits prescribed by him is a sacred trust।
वो अथॉरिटी जो अल्लाह ताला ने या जो इख्तियार अल्लाह ताला ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को दिया है, इसके लोगों के जरिए उसकी लिमिट्स को क्रॉस नहीं करना, उसकी लिमिट्स में रहते हुए जो हम पे एतमाद किया गया है उसको उसी तरीके से पूरा करना है। कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम फॉर सोवरेन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। द स्टेट शैल एक्सरसाइज इट्स पावर थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। स्टेट को अगर अपनी पावर दिखाने की जरूरत पड़ेगी या कोई भी काम करनी, तो किसके जो उसके नुमाइंदा लोग हैं उनके थ्रू वो अपना काम करवाएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी कि जमहूरियत, फ्रीडम, इक्वेलिटी, टॉलरेंस, आज़ादी और बराबरी, मसावात का सबक देना, सबर, बर्दाश्त, सोशल जस्टिस एज इनक्टेड बाय इस्लाम, जो कि इस्लाम ने तरगीब दी है हमें, विल बी फुली ऑब्जर्व। तो इस्लाम ने जो तरगीब दी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूट के अंदर भी ये चीजें आगे रखी गई है। डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वेलिटी। इक्वेलिटी में यहाँ पे ये आ जाता है कि वो सिर्फ जो है, ये वैसे तो कंट्री मुसलमानों के लिए है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमन राइट्स सारी जमातों को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स या ऑफिशियल जॉब्स या सरकारी जॉब जिस तरह से जाती है इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही थी, वैसे यहाँ पे हिंदुओं या सिखों या किसी और मजहब के लोगों के साथ हो। इनका बाकायदा एक कोटा होगा, उसके तहत इनको जॉब्स और दीगर जो भी फैसिलिटीज होती हैं जो किसी भी कोई भी कंट्री अपने आवाम को देती है, तो वो सबको मिलेगी। बर्दाश्त का वादा रखना है सबने, सोशल जस्टिस को फॉलो करना है। मुस्लिम शैल बी enabled to organize their lives in accordance with the teachings and requirements of Islam as set out in the Quran and Sunnah। ठीक है। Minorities to have freedom to freely profess and practice their religious and develop their culture। माइनॉरिटीज को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपनी जो भी इवेंट्स हैं या कोई सोशल या कह लेंगे मजहबी जो भी रसूमात हैं, चाहे डेली बेसिस पे हैं, चाहे मंथली, चाहे ईयरली, वो उसको आजादाना तौर पे पूरा कर सकते हैं। प्रोविजंस फॉर सेफ गार्डिंग द लेजिटिमेट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, बैकवर्ड एंड डिप्रेस्ड क्लासेस। इन सबको जो है तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा, चाहे जो निचले तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं या माइनॉरिटीज हैं। पाकिस्तान शैल बी अ फेडरेशन विद ऑटोनोमस यूनिट्स, स्टेट सोवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी विल बी प्रोटेक्टेड। स्टेट की जो खुद मुख्तारी है और उसकी जो इंटीग्रिटी है या उसके जो ताल्लुकात है दूसरे कंट्रीज के साथ, उनको उनकी हिफाजत की जाएगी। और जो है एक वफाकी तर्ज का जो है पाकिस्तान यूनिट बन के रहेगा। पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड प्रॉस्पर एंड अटेन देयर राइटफुल प्लेस इन द कॉमिटी ऑफ नेशंस। और जो भी कौमों की जो कह लेंगे उनके साथ मिलके रहना और अपनी जगह बनाना दूसरी कौमों के साथ, एंड मेक कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस, और पूरी दुनिया में अमन अमान कायम कराने में अपना किरदार अदा करना। एंड प्रोग्रेस एंड हैपनिंग हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो इसके अंदर कामयाबी हासिल करके इंसानियत को खुश करना या उसकी खुशियों का सबब बनना, ये भी पाकिस्तान का एक पर्पस होगा। तो इस 1949 के आइन के हमारे पास 10 पॉइंट्स हैं। इनको आप कई दफा पढ़ेंगे तो आपके जहन में बैठ जाएंगे कि इनका क्या है। और हर जो भी आइन है उसके अंदर बेसिक तो हमारे पास यही है कि कुरान और सुन्ना को फॉलो करना और अलमाइटी अल्लाह अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने की खुद मुख्तारियत का या कह लें कि उसको जो राइट्स अल्लाह ताला ने जो हमें राइट्स दिए हैं, ये हमें अल्लाह के अहकामात को फॉलो करना है। हर आइन का जो बेसिक पर्पस है वो ये है। फिर एक इस पॉइंट के अंदर क्या आ जाएगा कि हमें सेफ गार्ड यानी कि तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है किनको, माइनॉरिटीज को और बैकवर्ड्स जो भी क्लासेस हैं उनको, और दूसरे ममालिक के साथ इंटरनेशनल पीस कायम करने के अंदर अपना किरदार अदा करना है। तो कोई भी चीज़ आपको पढ़ाई जाए या याद करनी है तो उसका तरीका यही है कि आप उसको हाईलाइट करते रहें जो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, क्योंकि अभी हमें 2-3 तरह के आइन पढ़ने हैं। फिर आप कंफ्यूज होंगे कैसे याद करना है, तो इस चीज़ को अपने जहन पे सवार नहीं करेंगे इसको हमें याद करना है, बल्कि आप इसको हाईलाइट करते रहें, 2-3 दफा पढ़ें और इसकी मेन चीज़ें याद रखें कि इस आइन के अंदर ज्यादा फोकस किस पे था। इस आइन पे ज्यादा फोकस इस पे था कि मुसलमानों को एक आजाद वतन मिला है और वो उनको किसके मुताबिक गुजारना है, कुरान और सुन्ना के मुताबिक गुजारना है। ठीक है। ज्यादातर यही चीजें रिपीट हो रही, कुरान में ये तालीम दी गई है, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस, इसको फॉलो करना है। ठीक है। और लोगों के राइट्स वगैरह पूरे करने हैं, मुल्क में अमन अमान कायम है। ठीक है, ये पहला आइन था और जो मुश्किलात थी उस आइन के आने से पहले मुसलमानों को वो क्या थी, अमन अमान का मसला था, राइट्स का मसला था, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मसला था। तो इसलिए पहला आइन इस तरह का दिया गया जिसमें इनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मौजूद है। इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंस यहाँ पे मौजूद है।
The resolution declared the sovereignty of God as a distinctive political philosophy. The Western democracy gives the notion that sovereignty lies in the people, but this resolution is important, having the concept of the sovereignty ऑफ गॉड। ये जो कॉन्सेप्ट था निर्मला के रेजोल्यूशन में डिक्लेयर तो हो गया कि अल्लाह ताला का खुद प्यार हासिल है, और क्या नाम है पॉलिटिकल फिलोसफी के अंदर भी हम अल्लाह ताला के अहकामात को फॉलो करेंगे। वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के अंदर तो सारे वो अल्लाह को फॉलो नहीं कर रहे, बट दिस रेजोल्यूशन इज इम्पोर्टेंट हैविंग द कॉन्सेप्ट। लेकिन इस रेजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट जो है वो यही था। इट क्लेरिफाइड दैट पीपल वुड यूटिलाइज पावर्स गिफ्टेड बाय गॉड, so they would have to work with इन द लिमिट्स प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम। इसमें क्लियरफाई हो गया कि लोगों को जो पावर मिली है वो किसकी वजह से मिली है, या उनको अपनी पावर यूटिलाइज करनी है जो कि अल्लाह ताला ने उनको दी है, तो इसलिए उनको अल्लाह ताला की टाइम करदा लिमिट्स का ख्याल करते हुए अपना काम करना है। The exercise of the powers is a sacred trust. The representatives of the people of Pakistan will manage the affairs under the universal ideology of democracy. पाकिस्तान के जो लोग हैं या नुमाइंदे हैं या जो इलेक्ट हुए हैं वो लोग अपने मामलात को किस तरह से फॉलो करेंगे, क्या उनकी आइडियोलॉजी होगी, उनकी आइडियोलॉजी होगी कि उनको डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वेलिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, इसको स्प्रेड करना है, इसको फैलाना है विद द स्पिरिट ऑफ एन इस्लामिक फ्रेमवर्क। लेकिन इस्लामिक फ्रेमवर्क में रहते हुए जो इस्लाम ने डेमोक्रेसी के रूल्स कहे हैं या जिस तरह की डेमोक्रेसी कायम करने को कही है, फ्रीडम का जितनी लिमिट तक इख्तियार दिया है उतनी लिमिट तक फ्रीडम, इक्वेलिटी में क्या उसके अहकामात हैं। इस्लाम में भी है कि ये सारा जो सिस्टम है हुक्मरानी का, या जैसे हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर जनरल, सब तो पहले क्या होते थे खलीफा होते थे, उनको उन्होंने किस तरह से मुल्क पे हुक्मरानी की, उन्होंने किस तरह से रूल्स बनाए, और अगर कोई इशू आ जाए तो वो किस तरह से इसको हल करते थे, उनके लॉज क्या थे, उन सबको फॉलो करना। तो डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वलिटी ऐसे नहीं है कि हम खुद से सोच लें, बल्कि हमें तारीख में जाके देखना है कि मुसलमानों के जो हुक्मरान थे उन्होंने किस तरीके से इन चीजों को इम्प्लीमेंट किया। खुलफाए राशिदीन आए और क्या नाम है सहाबा कराम थे, उनको जब जरूरत पड़ती थी कभी इंसाफ करने की, या अगर वो किसी हिस्से पे हुक्मरानी कर रहे थे या उन लोगों को नुमाइंदा लीडर बने हुए थे उनके, तो उनको किस तरह से लेके चलते थे और इस्लाम के कौन से रूल्स फॉलो करते थे, कोई अगर मुजरिम होता था, किसी अगर जुर्म साबित हो जाए तो उसको क्या सजा मिलती थी, और आज़ादी का क्या इख्तियार था, किसी जगह पे मुसलमान भी रह रहे हैं और नॉन मुस्लिम भी रह रहे हैं तो लोग किस तरह से रह सकते थे आपस में। बर्दाश्त है क्या था कि अगर किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है तो दूसरा बंदा उसको उसी वक्त कत्ल कर दे, या उसके अंदर कोई बर्दाश्त का मादा है या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है तो उसमें क्या करना है इस सिचुएशन के अंदर। तो अपनी तारीख से, हिस्ट्री से मदद लेके, और ये कभी होगा जब आप एजुकेशन मतलब हिस्ट्री पढ़ें उसके साथ साथ लोगों को अपने एजुकेट करें। तो इस्लामिक फ्रेमवर्क पे जब भी काम हो सकता था जब हम मुसलमानों के अंदर जो उनमें तालीम की कमी रह गई थी उस तालीम की कमी को पूरा करते। द रेजोल्यूशन प्लेस टू गिव द ड्यू रिस्पेक्ट एंड राइट्स टू द माइनॉरिटीज। इस रेजोल्यूशन में ये भी था कि इन लोगों को रिस्पेक्ट देनी है, देयर राइट्स, इंटरेस्ट, रिलीजन एंड कल्चर वर नॉट कॉन्फ्लिक्टेड। हमारी वजह से इनके जो ये सारी चीजें हैं, राइट्स हैं, इनके इंटरेस्ट एंड रिलीजन हैं, वो सब जो है डिमोलिश ना हो। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द रेजोल्यूशन प्रॉमिस द फेडरेटिंग यूनिट्स फॉर ड्यू पावर्स, ऑटोनॉमी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ये जो रूल था ये इन तीन चार चीजों को प्रॉमिस करता था।
तो जी आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शंस बाय नॉन मुस्लिम। द मेजर ऑब्जेक्शंस बाय द नॉन मुस्लिम वाज दैट द गवर्नमेंट वाज ट्राइंग टू मिक्स द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स दैट वाज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नॉन मुस्लिम्स का इस रेजोल्यूशन के बारे में क्या कहना था कि गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि वो आइन को मजहब के साथ मिला रही है, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी के अंदर क्या है कि बस जो भी इलेक्ट हो कसर तादाद में, उसको आप जो है वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बना दें। असल में हमारा रिलीजन के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि इस्लाम तो, पाकिस्तान तो आज़ाद ही इस्लाम के नाम पर हुआ है। तो हम यहाँ पे इस तरह के रूल्स नहीं रख सकते कि सब चीजें जो है दोनों को फॉलो करें। हमें इसके अंदर मेनली फोकस तो रिलीजन के ऊपर ही करना है। तो नॉन मुस्लिम्स का यहाँ पे यही ऑब्जेक्शन था। द नॉन मुस्लिम्स ऑब्जेक्टेड ऑन द सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह। वो अल्लाह को नहीं मानते थे, तो उसकी वादानियत को भी नहीं मान रहे थे। माइनॉरिटीज राइट्स सेइंग इट वुड प्रोमोट इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। उनका कहना ये था कि इससे तो सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी हो जाएगी। दे वर ऑल्सो ऑफ व्यू दैट शरिया वॉज नॉट एडुकेट फॉर द मॉडर्न टाइम। ने बोला शरिया जो है ना वो पुराने वक्त शरीयत के ऊपर काम करना है, या शरीयत के जो रूल्स है ये सब तो पहले की बात थी। अब जो है मॉडर्न टाइम है, यहाँ पे ये चीजें फॉलो नहीं है। They feared that it would encourage the religious extremists to work for the establishment of a theocratic state. उनका क्या कहना था कि अगर वो रिलीजियस को फॉलो करेंगे या शरीयत को फॉलो करेंगे तो इस तरह की स्टेट कायम हो जाएगी, जो कि एक्सट्रीमिस्ट लेवल के नहीं है। तो जैसे हम तालिबान वगैरह की तरफ उनको बोलते हैं, वो एक एक्सट्रीमिस्ट लेवल के रिलीजियस पीपल हैं। तो उन लोगों का ये डर था कि कहीं मुसलमान बहुत एक्सट्रीमिस्ट पर्सन ना बन जाए और वो नॉन मुस्लिम को राइट्स देने में, नॉन मुस्लिम की सोशल एक्टिविटीज में उनके लिए मसला न करे। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इज द बेसिक एंड प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री। ये वाला जो रेजोल्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का जो है एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट है। इसके बाद जितने भी आइन बने वो उसके ऊपर बेस करके बने। इट इज अ फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स मैकेनिज्म टू अचीव गोल्स फॉर अ बेटर लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसने जो है लोगों को जिंदगी के गोल सेट करके दिए। इट्स important that it embraces centrality of Islam to polity सस्टेनिंग देयर लिंक्स। ये जो है लोगों को इस्लाम के ऊपर काम करने, या जो है इस्लाम का जो मरकज है उसको सस्टेन करने में, लोगों को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने में इस आइन ने अच्छा किरदार अदा किया। द एमएल लीडर्स यानी कि मुस्लिम लीग लीडर्स वर मॉडर्निस्ट मुस्लिम्स नॉट इन द फेवर ऑफ एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस स्टेट। अच्छा, जो इसके जो लीडर्स थे वो खुद जो है एक ऐसा स्टेट नहीं बनाना चाहते थे जो कि बहुत ज्यादा कह लें कि कंजर्वेटिव स्टेट हो। Therefore, they selected the middle way, abiding by the Islamic laws and the international democratic values। इसलिए इन्होंने क्या करा कि दोनों का मिला जुला बनाया आइन, जिसके अंदर जो है इस्लाम की वैल्यूज का भी ख्याल रखा गया और डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी ख्याल रखा गया। द रेजोल्यूशन रिमेन प्रियम्बल ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू टू इट्स इम्पोर्टेंस। प्रियम्बल मतलब कह लें कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद, या ऐसी वजह जिसकी वजह से आगे की कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद मिली। तो प्रियम्बल यहाँ पे ये चीज है। तो अब आपको 1949 का आइन आई होप कि सही से समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि इसके बेसिक पर्पस क्या था कि इस्लाम का बोलबाला हो, समझ लें, अल्लाह की वहदानियत का यकीन रखना, कुरान और सुन्नत पे अमल करना, और जो माइनॉरिटीज हैं उनको उनके इख्तियारात पूरे पूरे देना, उनकी राइट्स में कोई कमी ना हो, ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस हो, फ्रीडम, तीन चार पांच चीजें ना, ये नहीं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड सोशल जस्टिस, इनके ऊपर मेन फोकस था। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया।